Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 5 in your history book, that is print culture and modern world. Right? आज हम कंटिन्यू करेंगे 19वीं सदी में किस तरीके से जो प्रिंट कल्चर था उसने इम्पैक्ट किया लोगों की लाइफ को, बच्चे महिलाएं मजदूरों की लाइफ को, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे. सो ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 165. 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठ वर्ग तैयार हुआ. 5.1 बच्चे, महिलाएं और मजदूर. 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की अहम श्रेणी बन गए. प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया. फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया. इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया. देखो, बच्चों से रिलेटेड एक प्रिंट हाउस क्यों शुरू हुआ? क्योंकि देखो, जो बाल शिक्षा थी वो क्या हो गई थी, कंपलसरी हो गई थी. कंपलसरी होने का मतलब है कि अब बच्चों को एडुकेशन लेना कंपलसरी था, बच्चों को स्कूल जाना कंपलसरी था. अब जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो क्या है, उनको उनसे रिलेटेड एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी बच्चों को चाहिए, जैसे परी कथाएँ हैं, तो बच्चों से रिलेटेड स्टोरीज़ है, वो उन सब चीज़ों का भी एक अलग से मार्केट बन गया. उन चीज़ों के लिए भी एक अलग से जो है लोगों ने अपने पब्लिशिंग हाउस खोल लिए कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों से रिलेटेड टेक्स्ट को ही पब्लिश करेंगे. ठीक है, तो जैसे ही एडुकेशन का विस्तार होने लगा, बढ़ावा मिलने लगा, बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षक वर्ग तैयार हो गए ना. देखो, पाठक वर्ग, सॉरी. तो क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ जेंट्स पढ़ रहे थे. ठीक है, महिलाएं तो पढ़ती नहीं थी, छोटे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे. अभी क्या है, अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ पे बच्चों ने पढ़ना शुरू करा है. तो बच्चों ने पढ़ना शुरू करा तो बच्चों से रिलेटेड टेक्स्ट जो है पब्लिश होने लगा. ठीक है. यस. जर्मनी के ग्रीम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच लोक कथाएं जमा की. उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ. फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया. बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीजें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था. इस तरह पूरी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला. छपने से वे दर्ज तो हुई, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई. महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई. पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं. 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई. मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी. जैन ऑस्टिन, ब्रोंट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि. उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी. चित्र 12 देखें सभी, पढ़ो सो. 17वीं सदी में चित्र 12, चित्र 12. चित्र 12 पेनी एक्सपेसिया मैगजीन एक का पैसिया. एक पैसिया मैगजीन का आमुख. पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया. देखो, ये क्या थी, एक पैसिया. एक पैसिया मतलब एक पैसे की, वन सिंगल पेनी. ठीक है, एक पैसे को हम वन पेनी बोलते हैं. तो ऐसे बुक्स किसने लिखी? महिलाओं ने जब लिखी तो क्या हुआ, उन्होंने महिलाओं का चित्रण इस तरीके से किया कि महिलाएं क्या है, एक जो है सॉलिड पर्सनैलिटी, जैसे यहाँ लिखा ना, सुदृढ़ जो है, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी. अब इस तरीके की चीज़ें जब पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि इसमें बोला है कि पहले ये चीज़ें शुरू हुई कि जहाँ से लोगों की महिलाओं की गृहस्थी से रिलेटेड उनको चीज़ें बताई जाती थी, समझाई जाती थी, या उससे रिलेटेड ही, जैसे कि क्या क्या होता था इसमें, सही चाल चलन, गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं. ठीक है, मतलब उनके कंडक्ट से रिलेटेड, महिलाओं को किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है इसमें इंक्लूडेड थी. तो महिलाएं ही लिखती थी इन किताबों को. धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें चेंजेस आए. चेंजेस किस तरीके से, महिलाओं को जो है एक शोषित वर्ग ना दिखा के उनको क्या दिखाया कि हम भी एक इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है, हमारी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग है, और महिलाएं भी जो है, जैसे आपने देखा होगा कि गृह शोभा
मैगजीन आती थी पहले, ठीक है, अभी भी आती होगी शायद। तो उसमें क्या है, कुछ जो भी चीज़ें होती हैं वो एक तरीके से फीमेल की ग्रोथ के लिए बनाई जाती है कि आप मेंटली खुद को स्ट्रांग समझो, ठीक है। आपको अंदर कहीं से भी ये चीज़ ना आए कि नहीं हम इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं सेकेंडरी पोजीशन पे हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही महिला लेखिकाएँ आगे आई और उन्होंने इस तरीके की चीज़ें फिर पब्लिश करी, ठीक है, ताकि फीमेल का रोल भी हमारी सोसाइटी में एनकरेज हो सके, ठीक है। बुक कहाँ है आपकी? बंद कर दो ये कॉपीज, वो भी बंद करो। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। ठीक है, तो आपने देखा अलग अलग जो सेक्शन है सोसाइटी का वो आने लगा था, लिखने लगा था, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि पहले बच्चों के लिए टेक्स्ट छपने लगे, फिर महिलाएं खुद आने लगी, लेखिकाएं बनी। अब हमने देखा कि जो वाइट कॉलर जो वर्कर्स थे वो भी इस चीज़ में आने लगे। जब उनके वर्किंग आवर्स कम हो गए तो उनके पास टाइम था, ठीक है। तो पहले उन्होंने पढ़ा तो उनके अपने खुद के सोच डेवलप हुई और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। तो किस तरीके से जो प्रिंट कल्चर था वो धीरे धीरे जो है उसमें अलग अलग लोग जो है अपने इनपुट्स देने लगे थे, ठीक है। हाँ पढ़ो। नए 5.2 नए तकनीकी परिष्कार 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगे। एक दो और चीजें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी मशीनें इकाइयों के कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आपको बताएं कि किस तरीके से जो प्रिंटिंग प्रेस थी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसमें एडवांसमेंट हो रही थी। एक बार वापस आओ 165 पेज पे, बॉक्स 3 पढ़ो। बॉक्स 3 यॉर्कशायर के एक मैकेनिक थॉमसन वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं थे। गरीब की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दोजहद करते थे। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की की मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय इन संघर्षों की कहानियां हैं। ठीक है, किस तरीके से लोग स्ट्रगल कर, मतलब पढ़ने की इच्छा कितनी थी लोगों में और किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग, ठीक है, कि पढ़ने के लिए आग की रोशनी ढूंढते थे कि जहाँ पे लाइट होगी वहाँ बैठ के पढ़ सके। क्योंकि ये क्या है, एक मैकेनिक दिन में काम करते होंगे, ठीक है, रात को क्या अंधेरा हो जाता था और उनके पास जो है पैसे नहीं थे, तो ये जहाँ भी आग जल रही होती थी उसकी रोशनी में बैठ के फिर ये न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, ठीक है। अब्राहम लिंकन की स्टोरी तो सुनी होगी ना आपने, वो भी इसी तरीके से स्टडी करते थे ना, जो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उनकी लाइफ भी इसी तरीके से थी, जो मतलब जिसको एक कहते हैं ना, जिसको एक जुनून हो जाता है कि आपको स्टडी करनी ही करनी है। फिर आप ऑब्स्टेकल्स नहीं देखते हो, आप जो है रुकावटें नहीं देखते हो, आप सिर्फ जो है आप अपने एम में क्लियर होते हो तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेते हो। अगर आप खुद जो है दृढ़ शक्ति से उस चीज़ के बारे में डिसिप्लिन होकर सोचते हो तो आप अपने आप रिसोर्सेज निकाल लोगे। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं हमारे कि लाइट चली गई हम नहीं पढ़ सकते, अंधेरा हो गया हम नहीं पढ़ सकते, पंखा नहीं चल रहा हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें इसीलिए स्पेशली मैंने ये बॉक्स 3 इसीलिए पढ़वाया ताकि आपको पता चले जिसको पढ़ना था वो कैसे भी पढ़ रहे थे, काम करने के बाद भी पढ़ रहे थे, लाइट नहीं थी तो भी आग जला के उसकी रोशनी में पढ़ रहे थे, ठीक है। यस। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती शीलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर 20वीं सदी की तकनीक में नवीयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैग या
आज जिल्द संस्करण छापे। अब यहाँ पे आर्थिक मंदी का क्या असर हुआ था प्रिंट पे, ये भी आपको पता चला। आर्थिक मंदी पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में हमने, ठीक है। आर्थिक मंदी से हर जो है मतलब हर पार्ट जो है सोसाइटी का इम्पैक्ट हुआ था, इकोनॉमी का। तो प्रिंटिंग प्रेस कैसे उससे अलग रहती, तो प्रिंटिंग प्रेस में भी लोगों को डर था कि अब आर्थिक मंदी आ गई है, जो उससे फिर क्या होगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे। जब लोगों को खाने को ही नहीं मिलेगा तो किताबें कहाँ से खरीदेंगे। तो उसका सॉल्यूशन इन्होंने क्या निकाला कि इन्होंने सस्ती प्रिंटिंग प्रेस शुरू करी कि सस्ते दामों पे जो है बुक्स या न्यूज़पेपर या फिर जो भी मैगजीन्स होती थी वो अवेलेबल कराई गई। भारत का मुद्रण संसार। भारत का मुद्रण संसार। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। 6.1 मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रही। ठीक है, पांडुलिपियां क्या होती थी समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, पढ़ो आगे। लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। ये तो आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में पढ़ा था। कैसे पढ़ते थे, एजुकेशन सिस्टम कैसा था इंडिया का ब्रिटिशर्स के आने से पहले। किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी जो है मंदिर में या किसी भी बिल्डिंग के कॉर्नर में बच्चों को बिठा लेते थे। जो गुरुजी होते थे सभी बच्चों को एक जैसा जो है वो उनको शिक्षा देते थे। एज का कोई वो नहीं होता था कि छोटा है बच्चा, बड़ा है बच्चा। जो गुरु जी को जो शिक्षा देनी होती थी वो उनको वर्बली दी जाती थी। पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं होता था, कॉपीज़ का इस्तेमाल नहीं होता था। ज़्यादातर क्या होता था, सिर्फ उनको वर्बल एजुकेशन दी जाती थी, वोकल एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। लिखते नहीं थे, बुक्स नहीं थी छपी हुई, और ना ही कोई जो है प्रॉपर कोई स्कूल का पैटर्न फॉलो किया जाता था। गुरुजी के घर पे भी बच्चे बैठ जाते थे पढ़ने, गरीब बच्चों से फीस नहीं ली जाती थी। यही सारा पैटर्न था पहले, ठीक है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जब वो आता था, कटाई का सीज़न आता था, तो बच्चों की छुट्टी कर दी जाती थी क्योंकि बच्चे खेतों में काम कराते थे, ठीक है। कोई सेट पैटर्न फॉलो नहीं होता था। जैसे अब आपका होता है कि अप्रैल में आप एडमिशन लेते हो, स्कूल में आते हो, 3 महीने बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होते हैं, फिर 6 महीने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं। एक जो है पहले ही आपको एक सिलेबस मिल जाता है, बुक्स में जो है टेक्स्ट लिखा होता है, चैप्टर्स बने होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हो। पहले तो नहीं था ना ये सब चीज़ें। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या था, वर्बल ही ज़्यादा चलता था, ठीक है। लिखी हुई चीज़ें कम होती थी। जो गुरुजी को जो पढ़ाना होता था, हार्डली कभी वो क्या करते थे कि कुछ ग्रुप्स बना देते थे कि इन बच्चों को इतनी नॉलेज हो गई, अब इनको दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र कर देते थे, फिर उनको और ज़्यादा नॉलेज दी जाती थी। सिंपल इतना, ठीक है। हाँ, 6.2 छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने अब ये याद रखना कहाँ से आई, इंडिया में गोवा में पुर्तगाल से आई थी। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वहीं थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी, ठीक है। तो सबसे पहले कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं की, मलयालम भाषाओं की, ये सारी भाषाओं की जो है किताबें छपी थी भारत में। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े
इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत बड़े वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनकी पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राजमोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। ठीक है, तो पहले क्या था, एक इंडिपेंडेंट जो है न्यूज़पेपर शुरू हुआ था जो कि ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट था। ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं होता था ब्रिटिश सरकार से, जो उसको छापना होता था वो छापता था, लेकिन उसमें कुछ वो चीज़ें ऐसी छाप देता था जो ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगती थी। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के दिमाग में आया क्यों ना हम ऐसे जो है प्रिंटिंग प्रेस को शुरू करें जो ऐसे ही हमारी इमेज को लोगों में अच्छा बनाए। ठीक है, जो हम पे ये लगातार हमले हो रहे हैं, पत्रिकाओं में छप रहा है, क्योंकि भारत के लोग तो पहले ही विरोध करते थे ब्रिटिशर्स का, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम ऐसे जो है प्रोडक्ट जो ये पत्र पत्रिकाएं हैं छपवाते हैं जो हमसे इन्फ्लुएंस हो। उन्होंने पैसा दिया, ठीक है, तो उनकी इमेज को, अपनी इमेज को सुधरवाने के लिए उन्होंने उस तरीके के न्यूज़पेपर छपवाए जहाँ जो कि ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हो। लेकिन उसके बाद भी इंडिपेंडेंट काफ़ी सारी पत्र पत्रिकाएं छपती रही, जैसे कि राजा राम मोहन राय के करीबी गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती। ठीक है, जो ट्रुथ है या जो वो दिखाना चाहते हैं, जो उनकी सोच में उनको सही लगता है, उस चीज़ को वो पब्लिश करते हैं किसी सरकार से या किसी चीज़ से बिना डरे हुए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम इंडिपेंडेंट जो है पत्रकारिता या फिर जो है आपका मीडिया कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया है। आज के टाइम में भी यही होता है ना कि गवर्नमेंट, हमें लगता है कि कहीं गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस ना हो जाए। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या टीवी चैनल्स में आप देखते होंगे, कोई पर्टिकुलर चैनल ऐसा होता है जो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है और डे नाइट, ठीक है, कोई टीवी चैनल ऐसा होता है न्यूज़ का जो कि लगातार अपोज करता रहता है, गवर्नमेंट ने कुछ भी करा है वो लगातार उसको अपोज करता रहता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि आज के टाइम में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो हैं क्या करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं किसको, मीडिया हाउसेज को। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं ये पैसा लगाते हैं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो है ही ना। आप और हम जितना टीवी देखते हैं उसके पैसे से तो मीडिया हाउसेज नहीं चलते ना, उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट, अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के एडवर्टीजमेंट वो करता है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट तो वो नहीं बोलेगा ना। अब रिलायंस है, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस के अगर एडवर्टीजमेंट वो अपने टीवी चैनल पे दिखा रहा है, दैट मीन्स उसको वो बिजनेस हाउस सपोर्ट कर रहा है। तो रिलायंस ने अगर कहीं कुछ करा है तो वो उसको नहीं दिखाएगा अपनी न्यूज़ में, या फिर उसको उस तरीके से नहीं दिखाएगा जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ को होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू से ये चीज़ें हो रही थी कि ब्रिटिशर्स ने उन चीज़ों को जो है दबाना शुरू कर दिया जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते थे या ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते रहे, धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया बल्कि उन्हें बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था और अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मत मंतातर से नए विचार उभरे। ठीक है, जब आप डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो क्या होता है, नए नए विचार आते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय थे, ये क्या करते थे, अपने इंडिपेंडेंट इन्होंने बहुत सारे जर्नल्स निकाले थे। ठीक है, जर्नल्स निकाले थे तो उसमें क्या करते थे, जो भी इनकी अपनी खुद की लाइफ के इंसिडेंसेस थे, क्या क्या थे। बचपन में इनकी 10 साल की उम्र तक 3 शादियां हो गई थी राजा राम मोहन राय की, यानी कि चाइल्ड मैरिज का इनको पता था कि ये चीज़ जो है गलत है, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। जर्नलिस्ट थे बहुत अच्छे, तो क्या करते थे, जर्नल्स में लिखते थे इन चीज़ों के खिलाफ। सती प्रथा इन्होंने अपनी फैमिली में देखी, इनकी जो ब्रदर की डेथ होती है तो जो इनकी भाभी है वो सती हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ से इनको जो है ये चीज़ लगती है कि नहीं, ये चीज़ तो गलत है, एक पर्सन की तो नेचुरल डेथ है।
ठीक है, लेकिन उसके साथ उसकी विडो को भी जला देना कितना गलत है। जब उसने उसको जलते हुए देखा, उसकी चीख आवाज़ें सुनी, तो राजा राम मोहन राय को लगा कि ये सती प्रथा बैन होनी चाहिए। और उसी समय में ब्रिटिशर्स भी जो है सेम चीज़ को जो है इंडिया से ख़त्म करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था ना कि सती प्रथा बैन होनी चाहिए। फिर राजा राम मोहन राय जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में कि हाँ ये चीज़ गलत है और इसको बैन करना चाहिए। इसके अलावा धर्म से रिलेटेड आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने काफ़ी सारे जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, जिसमें वो क्या कहते थे, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सबका क्रक्स एक ही है, सबका जो है निष्कर्ष एक ही है, तो भगवान एक ही है, सभी भगवान के बच्चे हैं, तो क्या है, सब इक्वल है। ठीक है, कोई जो है ये क्लासेस का जो जाति के बेसिस पे जो क्लासेस डिवाइड करी गई है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर उससे नीचे दूसरी कास्ट और फिर ये लोअर कास्ट, और ये सब चीज़ें इस सिस्टम को वो नहीं मानते थे। तो जो ऐसे समाज सुधारक थे, जब प्रिंटिंग प्रेस आती है तो जर्नल छपते हैं, तो जर्नल्स में ये लोग लिखते हैं, तो डिबेट होती है, क्योंकि समाज के जो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी जो लोग होते हैं, तो वो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि आप हमारे समाज को क्यों बदलना चाहते हो। ठीक है, सती प्रथा हमारे लिए अच्छी है। पहले क्या बोलते थे कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो वो शादी के बाद विडो हो जाएंगी, तो लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब लोगों ने जब ये समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक सोसाइटी में आते हैं और ये लोगों को समझाते हैं कि नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ाओगे तो सोसाइटी कभी डेवलप हो ही नहीं सकती है, तो इनको विरोध का भी सामना करना पड़ता था। जब विरोध होता है, देखो दो तरफ से जब विरोध होता है, आपने कोई बात बोली, सामने से उसका विरोध आया, तो उससे क्या होता है, एक तीसरा एंगल निकल के आता है प्रॉब्लम का। ठीक है, तो जब ये इस तरीके के मतांतर हो रहे थे, यानी कि डिबेट्स हो रही थी, तो उससे काफ़ी सारे एंगल्स किसी भी चीज़ के मिलते। डिबेट हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो हमारा एंगल है, एक आपका एंगल है, और जब हम डिस्कशन करते जाते हैं उस चीज़ पे, तो हमें उसी प्रॉब्लम के बहुत सारे नए एंगल्स, बहुत सारे नए डायमेंशंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ प्रिंटिंग प्रेस के आने से हो रही थी भारत में, कि लोग जो है धर्म के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो धर्म की जो पुरानी सोच थी, उनका जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो लोग उसका क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, सती प्रथा बैन होनी चाहिए, या फिर जो आइडल वर्शिप होती है, मूर्ति पूजा होती है, लोग उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि शिक्षा भी बढ़ रही थी उस समय में। ठीक है, तो लोग जागरूक हो रहे थे कि ये जो प्रथाएं हमारे समाज में चलती आ रही है, छोटे छोटे बच्चों की मैरिज हो जाती थी, वो चीज़ गलत थी, तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स थे, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी कि नहीं, जो चीज़ सेट है आप उसको चलने दो, आप क्यों उसको जो है डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है हमें नए नए विचारों से जो है उस टाइम लोगों को अवगत करा रही थी, और ये पब्लिकली हो रही थी, हर चीज़ जर्नल में छप रही थी, न्यूज़पेपर में छप रही थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन सब बातों के बारे में अवेयर हो पा रहे थे। ठीक है। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस थनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जाम ए जहांनामा और शमसूल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। ठीक है, दो विचार हैं, एक्सट्रीम एंड्स पे है, एक राजा राम मोहन राय या उनसे मिलते जुलते जो समाज सुधारक थे उनके विचार थे, दूसरी तरफ रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे, वो अपनी बुक्स पब्लिश, अपने जर्नल्स पब्लिश कर रहे थे अपने विचारों को बढ़ाने के लिए, और ये लोग लोगों को जागरूक करने के लिए अपने तरीके से, और हर चीज़ जो है आम बोलचाल की भाषा में पब्लिश की जा रही थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कनेक्ट कर पाए इन चीज़ों से। यस। उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासन धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे, या धर्मांतरण क्या होता है? धर्मांतरण क्या होता है? धर्म का परिवर्तन करा देना। तो ये मुस्लिम जो है ये डर रहे थे कि अगर जो है मुस्लिम, उस टाइम मुगलों का शासन था, तो मुगल शासन का अंत हो जाएगा, ब्रिटिशर जो अगर पावर में आ जाएंगे तो कहीं इनका धर्मांतरण ना करा दे, इनका जो है धर्म परिवर्तित ना करवा दे। ठीक है, धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे या मुस्लिम कानून ना बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी, हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। देखो फतवे, आपने आजकल भी कभी ना कभी न्यूज़ में सुना होगा कि मुसलमान जो है, मतलब उनके धर्म में ये फतवे जारी कर दिए जाते हैं। क्या होते हैं फतवे? देखो मीनिंग दिया हुआ नीचे दोनों शब्दों का। उल्मा क्या होता है?
इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान। ठीक है, जिस तरीके से हमारे में हाँ हिंदुओं में बोला जाता है पंडित, ठीक है, तो वहाँ के जो विद्वान होते हैं उनको उलमा बोला जाता है, ठीक है। और फतवा क्या होता है, पढ़ो। अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा जाने वाली वैधानिक घोषणा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेके, लोगों के बीच में भ्रम है, कोई कंफ्यूजन है कि ये काम ऐसे होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो जो उनके जो धर्म गुरु होते हैं, ठीक है, सामान्यतः मुफ्ती, जिनको मुफ्ती बोला जाता है, वो क्या करते हैं, एक कानून बनाते हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेके और उसकी घोषणा कर देते हैं, ठीक है, यानी कि एक फतवा जारी कर देते हैं कि ये काम ऐसे होगा, ठीक है, तो फिर उसकी उनकी कम्युनिटी के लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फतवा आपने न्यूज़ में सुना होगा, अब आपको मीनिंग क्लियर है इसका, ठीक है। फतवा क्या होता है, दोबारा पढ़ो। अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा जाने वाली वैधानिक घोषणा। ठीक है, जो इस्लामी कानून के बेस पे घोषणा करते हैं कि हाँ हमारा इस्लामी कानून इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये कहता है, तो इस काम को इस ढंग से होना चाहिए, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं फतवा। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता के से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में उन अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण अस्थावसन इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोलबाल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच उनके अनेक अंदर बहस मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर की ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदाय को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम किया। ठीक है, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले क्या होता था, देखो आप अपने धर्म में रह रहे हो, अपने धर्म के जो भी आपके बड़े बुजुर्ग या जो भी होते थे वो आपको उस धर्म के बारे में बताते थे। लेकिन जब चीज़ें प्रिंट हो गई, अब आपको पता है कि मार्केट में जो है बाइबल भी अवेलेबल है, ठीक है, कुरान भी अवेलेबल है, और जो है आपके अपने हिंदू ग्रंथ भी अवेलेबल है, तो क्या होगा, आप हर चीज़ को पढ़ सकते हो ना, जो भी आपको पढ़ना है। तो इससे क्या हो रहा था, भारत को लेके एक एकजुटता की भावना कि हाँ हम इस पर्टिकुलर लैंड से बिलोंग करते हैं, हम किसी एक कम्युनिटी से नहीं, हम इस पूरे देश से बिलोंग करते हैं, ये फीलिंग भी लोगों में आती। हालांकि जो है मतभेद जारी थे, ठीक है, कोई किसी बात से क्लियर नहीं था तो किसी को किसी बात से मतभेद था। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो कुछ और लेके आना चाहते, सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे, ऑर्थोडॉक्स नहीं चाहते थे इस तरीके के चेंजेस आए, ठीक है, क्योंकि लोगों को डर होता है, चेंज जो है हमेशा लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, चाहे वो आज का टाइम लगाए चाहे हम पुराना टाइम लगाए, ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, पीपल ऑलवेज रेसिस्ट चेंज, इन लोग जो होते हैं हमेशा चेंज का विरोध करते हैं। कोई भी चीज़ आपको चेंज करने के लिए कही जाए तो आप हमेशा एक अंदर से एक आपको जो है फीलिंग होती है कि नहीं, क्यों हम चेंज करें इस चीज़ को, जब हम शुरू से एक काम को ऐसे करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी रिफॉर्म्स आते हैं, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, रिफॉर्म्स आपने सुना होगा कि अभी क्या है, एग्रीकल्चर बिल आ रहा है जिसके लेके लोग जो है किसान जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स सुधार आए हैं, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, सुधार, ठीक है, कानून में सुधार है, यानी कि हमने अपने लॉ में कोई रिफॉर्म्स लेके आए, सोसाइटी में सुधार यानी कि समाज में कोई रिफॉर्म लेके आए हैं, ठीक है। तो जब भी रिफॉर्म्स आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है उसको जो है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि चेंज होना जो है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आपको कहीं आप सीधे रास्ते से जाते हो, आपको बोले नहीं 4 गली बदल के जानी पड़ेगी, तो आप रेसिस्ट करोगे, सिंपल सी बात है। जिस काम को आप बचपन से जिस तरीके से देखते आए हो या करते आए हो, उस चीज़ को अगर चेंज करने के लिए कहा जाए तो आपको प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे आप हिंदी स्पोकन लोग हो, ठीक है, आपको बोले कंपलसरी इंग्लिश बोलना, रेसिस्ट तो कहीं ना कहीं करोगे ना, ओबे भी करोगे तो भी मन में आएगा, बड़ा डिफिकल्ट सा टास्क है, हम बचपन से हिंदी बोलते आए तो हम अचानक से फुल टाइम इंग्लिश क्यों बोले, कैसे बोले, होगा ना, एक रेसिस्टेंस आता ही आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी, प्रिंटिंग प्रेस के आने से इतने सारे जो है चेंजेस हमारी सोसाइटी में क्लियरली विजिबल हो रहे थे कि लोग जो है रेसिस्ट भी कर रहे थे, तो लोग चाहते भी थे कि हाँ ये चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ते हैं हम, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या रह गया, प्रकाशन के नए रूप रह गए हैं, ठीक है।